आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी और योगी सरकार पर राहुल गांधी के निशाने की। बिहार एनडीए में पड़ी फूट की बात करेंगे। चुनावी बॉन्ड पर फंसी मोदी सरकार की। हिमाचल में बीजेपी विधायकों की सदस्यता पर आए संकट की जानेंगे। बीजेपी का टिकट लौटाने वाले पवन सिंह कैसे देने वाले हैं, उससे और बड़ा झटका। और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। डीयू के पूर्व प्रोफेसर साईं बाबा को राहत, हाईकोर्ट ने किया बरी। उम्र कैद पर लगाई रोक। 2014 में माओवादियों से कथित संबंध के चलते गिरफ्तार किए गए थे साईं बाबा। यूपी में हुआ योगी के मंत्रिमंडल का विस्तार। ओपी राजभर सहित 4 मंत्रियों ने ली शपथ। राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई शपथ। कोलकाता एससी के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का इस्तीफा। 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होने का किया ऐलान। लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। गिरावट के साथ हुआ बंद शेयर बाजार। सेंसेक्स 195 अंक टूटा। 73,677 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 49 अंकों की गिरावट के साथ 22,356 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का एमपी में आज चौथा दिन है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा सारंगपुर के बाद आज शाहजहांपुर पहुंची। यहां शहर के धोबी चौराहा से यात्रा रोड शो के रूप में पुराने हाईवे से गुजरते हुए टंकी चौराहा पहुंची, जहां राहुल गांधी ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। तो क्या कहा राहुल गांधी ने और किन मुद्दों पर बीजेपी को घेरा, देखिए ये रिपोर्ट। महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक से युवाओं के भविष्य से छेड़छाड़ के मुद्दों पर इस बार कांग्रेस बीजेपी को बुरी तरह से घेर रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जनता के बीच इन मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी बीजेपी को घेर रहे हैं। यूपी में बीजेपी सरकार में लगातार भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले को लेकर राहुल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर के युवाओं के लिए अभिशाप बन गया है। राहुल ने कहा कि गरीबों के बच्चे कई साल मेहनत कर पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा केंद्र में पेपर देने जाते हैं तो वहां अमीरों के बच्चों के पास मोबाइल में पहले से ही पेपर आ जाता है। परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। यानी आज गरीबों के बच्चों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पिछले 7 वर्षों में ही 70 से अधिक पेपर लीक के मामलों ने 2 करोड़ से अधिक छात्रों का सपना तोड़ा है। इससे न सिर्फ भविष्य निर्माण के कीमती वर्ष बर्बाद हो रहे हैं, बल्कि उनके परिवारों पर भी आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ रहा है। लापरवाह सरकार, भ्रष्ट अधिकारी, नकल माफिया और निजी प्रिंटिंग प्रेसों के आपराधिक गठजोड़ को खत्म कर हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने छात्रों से बातचीत की तो उन्होंने मुझे बताया कि पेपर लीक की 3 मुख्य वजह हैं: बिका हुआ सरकारी तंत्र, निजी प्रिंटिंग प्रेस और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। सभी से मिले सुझावों को मिलाकर कांग्रेस युवाओं की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक ठोस और फुल प्रूफ प्लान तैयार कर रही है और बहुत जल्द हम आपके सामने अपना विजन रखेंगे। हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। पेपर लीक पर राहुल गांधी के सवाल बीजेपी को परेशान कर रहे हैं, तो बीजेपी के सहयोगी भी उसकी परीक्षा ले रहे हैं। बिहार में एनडीए के बीच में सीट का बंटवारा फंस गया है। कोई फॉर्मूला सामने नहीं आ रहा है, तो नीतीश कुमार बीजेपी को मुश्किल में फंसाकर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। 6 दिन की ये यात्रा बता रही है कि बिहार एनडीए में बड़ी टूट होने वाली है। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर एनडीए में फूट दिखाई दी थी। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया था और दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान अब इंडिया गठबंधन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। निगाह 6 मार्च को पीएम की बेतिया रैली पर है। अगर चिराग इस रैली में नहीं आते हैं तो उनके एनडीए छोड़ने की खबर पर मुहर लग जाएगी। एनडीए में खलबली मची हुई है। बीजेपी हाईकमान सहयोगियों को मना रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। नीतीश कुमार 7 मार्च को 6 दिन की यात्रा में विदेश जा रहे हैं। बिहार की राजनीतिक उथल पुथल के बीच नीतीश की विदेश यात्रा सवालों में आ गई है।
दावा किया जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर हो रही देरी और बीजेपी के दबाव बनाने की कोशिश से नीतीश नाराज हैं। पीएम मोदी के सामने भले ही उन्होंने कहा हो कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन हकीकत में नीतीश कुमार एनडीए में आकर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एनडीए के अंदर नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 12 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है, जबकि जेडीयू के पास 16 तो सांसद ही हैं। 2019 में वो 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। ऐसे में पार्टी 17 सीटों पर अपना दावा कर रही है। और दूसरी बात, जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार का विरोध करते दिख रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी ने नीतीश की मांग मानी तो चिराग और उपेंद्र उनसे दूर हो सकते हैं, और नहीं मानी तो नीतीश गठबंधन तोड़ सकते हैं। विरोधी और सहयोगी दोनों ही बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग से ही परेशानी में डाल रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एसबीआई 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा देने वालों के नाम चुनाव आयोग को सौंपे। इस मामले में बीजेपी फंसी दिखाई दे रही है। ऐसे में एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया है, उससे अब एसबीआई ही घिरती दिखाई दे रही है। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया था कि वो 6 मार्च तक उन लोगों की पूरी सूची चुनाव आयोग को सौंपे जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। चुनाव आयोग भी एसबीआई की इस लिस्ट को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे, जिससे देशवासियों को भी पता हो कि राजनीतिक दलों को किसने कितना चंदा दिया है। इस मामले में बीजेपी बुरी तरह से फंसती दिखाई दे रही थी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चंदे में उसका हिस्सा 90 से 95% तक होता था, और बीजेपी अभी तक चाहती थी कि उसे चंदा देने वालों का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाए, क्योंकि नाम सामने आएंगे तो विपक्ष चुनाव में इसे मुद्दा बनाएगा, और इसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि चुनावों का ऐलान भी 14-15 मार्च के बीच हो सकता है। ऐसे में बीजेपी की परेशानी अब एसबीआई की उस मांग से दूर होती दिख रही है, जिसमें एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल निकालने के लिए समय चाहिए। एसबीआई ने इसके लिए 30 जून तक का समय मांगा है। इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कहा कि 30 जून का मतलब लोकसभा चुनाव के बाद जानकारी दी जाएगी। आखिर एसबीआई यह जानकारी चुनाव से पहले क्यों नहीं दे रहा? महालूट के सौदागर को बचाने में एसबीआई क्यों लगा है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छुपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले ये जानकारी सार्वजनिक न हो पाए? एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा है, यानी चुनाव खत्म होने के बाद ही ये बात सामने आ पाएगी कि बीजेपी को किसने चंदा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट समय देगा, इस पर जरूर सवाल बने हुए हैं। तो सवाल हिमाचल में बीजेपी विधायकों को लेकर भी बने हुए हैं। उनकी संख्या कभी भी कम हो सकती है। 7 विधायकों की सदस्यता संकट में दिख रही है। तो कैसे संकट में आई बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाकर राज्यसभा की एक सीट जीत ली, लेकिन ये जीत उस पर बहुत भारी पड़ने वाली है। एक राज्यसभा सीट के बदले में राज्य की सभी 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की हार तय बताई जा रही है। तो उनके 7 विधायकों की सदस्यता रद्द होती दिखाई दे रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि 28 फरवरी को विधानसभा में हंगामे के नाम पर बीजेपी के 7 विधायकों की सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। कांग्रेस सरकार इस कोशिश में है कि बीजेपी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाए, इसलिए अचानक ही विधानसभा प्रिविलेज कमेटी बना दी गई और इसकी बैठक भी हो गई। अब बीजेपी के 7 विधायकों को नोटिस देने की तैयारी चल रही है। प्रिविलेज कमेटी ने फोन करके 10 दिन के अंदर विधायकों को जवाब देने को कहा है। 14 मार्च तक का समय इसके लिए उनके पास है। हिमाचल विधानसभा में सदस्यों की संख्या 68 है। कांग्रेस के सदस्य के निष्कासन के बाद ये संख्या 62 रह गई थी, जिसमें कांग्रेस के 34 सदस्य थे। और अब बीजेपी के 7 विधायकों की सदस्यता अगर रद्द होती है
तो बीजेपी के विधायकों की संख्या 25 की जगह 18 रह जाएगी। बीजेपी जहां नोटिस पर सवाल उठा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने कहा है कि जो भी फैसला होगा वो कानून के अनुसार ही होगा। हिमाचल में बीजेपी विधायक संकट में दिखाई दे रहे हैं। परेशानी दिल्ली तक दिखाई दे रही है। बीजेपी की इस परेशानी को उसके नेता और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल से लोकसभा का टिकट दिया था, लेकिन पवन सिंह ने बीजेपी का टिकट लौटा दिया और अब कहा जा रहा है कि वो आरजेडी में जा रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह बीजेपी की जगह अब आरजेडी का टिकट मांग रहे हैं और इस खबर के आने से हंगामा मच गया है। जेपी नड्डा ने पवन सिंह को दिल्ली में मिलने बुलाया, उन्हें काफी समझाया, लेकिन पवन सिंह के तेवर बदलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ बन रहे माहौल ने पवन सिंह को डरा दिया है। पवन सिंह को एहसास हो रहा है कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो हार मिलेगी, इसीलिए उन्होंने बीजेपी के टिकट को ठुकरा दिया और अब कहा जा रहा है कि वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पवन सिंह की आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से बात हुई है और इसमें आरजेडी ने पवन सिंह को पार्टी में आने पर टिकट देने का आश्वासन भी दे दिया है। पवन सिंह ने आरजेडी से आरा से टिकट मांगा है, जिसे लेकर लालू यादव ने हरी झंडी दिखा दी है। आरा सीट को पवन सिंह अपने लिए सुरक्षित मान रहे हैं, वो यहां से अपने चेहरे पर ही चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने पवन सिंह को आरा सीट देने से इनकार कर दिया था। यहां से इस समय पूर्व आईएएस अधिकारी आरके सिंह सांसद हैं। आरके सिंह भारत के पूर्व गृह सचिव भी रह चुके हैं और बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें टिकट देने के संकेत दिए हैं। ऐसे में पवन सिंह के समर्थक दावा कर रहे हैं कि अगर उन्हें आरजेडी का टिकट मिलेगा तो उनकी जीत और आसान हो जाएगी। पवन सिंह अगर आरजेडी के टिकट पर लड़ते हैं तो ये बीजेपी की बड़ी हार होगी। वैसे बीजेपी के हिस्से में इस समय सिर्फ हार ही हार आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी को बड़ी हार मिली है। दरअसल कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को घेरने की कोशिश बीजेपी लंबे समय से कर रही है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी बनाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डीके के पक्ष में फैसला सुना दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की घेराबंदी की कोशिश में जुटी हुई है, क्योंकि डीके की सक्रियता के चलते बीजेपी के प्लान बार बार फेल हो रहे हैं। डीके शिव कुमार को कांग्रेस का संकट मोचन भी कहा जाता है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस नेता को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की थी और इसके लिए ईडी का भी इस्तेमाल हुआ। डीके शिव कुमार के खिलाफ 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था और इसमें उनसे पूछताछ भी की गई थी। यही नहीं, 2018 में ईडी ने अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर वे बाहर आए थे। डीके ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि वो बदले की कार्रवाई के तहत उन पर एक्शन ले रही है। दरअसल ईडी का दावा था कि डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक एक बड़ा नेटवर्क बनाया है, जिसके जरिए अघोषित कैश को ट्रांसफर किया जाता था। इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की थी और फिर मामले की जांच ईडी ने संभाल ली थी। कोर्ट में डीके शिव कुमार का पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी ने जांच में कहा गया था कि डीके ने आपराधिक साजिश रची थी। अगर यही आरोप है तो फिर ये आईपीसी के सेक्शन 120 के तहत आता है। ऐसे में इस केस की जांच ईडी नहीं कर सकती है। हाई कोर्ट का आदेश गलत था, क्योंकि सिर्फ 120 बी के तहत आने वाले अपराध की जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नहीं की जा सकती। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से डीके बरी हो गए हैं। इसे लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की बड़ी जीत माना जा रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी की हार। लोकसभा चुनावों का ऐलान अब 8-10 दिन में होने ही वाला है। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। आयोग की टीम बंगाल में थी, तो क्या कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ने, देखिए ये रिपोर्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में डर की कोई जगह नहीं है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि वो निष्पक्ष रहें। पक्षपातपूर्ण रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा काम राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और हिंसा मुक्त चुनाव कराना है। चुनाव में डर या भय की कोई जगह नहीं है। इसके साथ ही राजीव ने सी विजिलेंस नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च करने की जानकारी दी।
सी विजिलेंस यानी कि सिविलियन टू विजिलेंट। इसका मतलब नागरिकों की सतर्कता। इस एप्लीकेशन के जरिए आप चुनाव के दौरान हो रही हिंसा या गड़बड़ी की शिकायत कर सकेंगे। दोषियों के खिलाफ 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे बताया कि अगर किसी भी उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो इस ऐप के माध्यम से उम्मीदवार की पहचान और उसके खिलाफ आपराधिक मामलों की पहचान की जा सकती है। इसके साथ ही उम्मीदवार को अपने आपराधिक मामलों के बारे में 3 अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करना होगा। राजनीतिक पार्टियों को भी अपनी वेबसाइट और अखबारों के जरिए ऐसा करना पड़ेगा। साथ ही कुछ मतदान ऐसे भी होंगे जिसका संचालन केवल महिलाएं ही करेंगी। उन निर्वाचन केंद्रों पर महिला सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जाएगी। बता दें कि राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में भाजपा ने आयोग से मांग की थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में सिर्फ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस यानी CAPF की तैनाती की जाए। और बुलेटिन के आखिरी में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पी सिद्धरामैया और उनके डिप्टी CM पी शिव कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग का केस खारिज हो गया। मध्य प्रदेश में 2022 में पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने वामपंथी प्रोफेसर पी साईनाथ को बरी कर दिया। ये सारी खबरें बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन अच्छे दिन वालों के लिए जरूर अच्छी नहीं हो सकती। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।